तो पहला हमारा पॉइंट है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, एक बिंदु आवेश है प्लस क्यू और इससे r दूरी पर एक बिंदु P है। तो इस बिंदु P पर इस Q के कारण वैद्युत विभव की हमने गणना करनी है। तो उसके लिए किस प्रकार से, क्योंकि हम फॉर्मूला तो ऑलरेडी पहले बता चुके हैं कि जो फॉर्मूला विभव का होता है वो कार्य बटे आवेश होता है, अर्थात एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही उस बिंदु पर विभव होता है। तो W/Q अब हमने जो कैलकुलेट करना है, हम ये मानते हैं कि अनंत पर कोई आवेश हमारे पास Q0 है, हम इस Q0 आवेश को बिंदु P तक लाना चाहें, तो इस Q0 को P तक लाने में जो भी कार्य करना पड़ेगा वह एकांक आवेश के अनुपात में जो है वह उसका वैद्युत विभव होगा। तो सर्वप्रथम हम ये मानते हैं कि कोई बिंदु किसी समय हमारे पास यहाँ पर एक बिंदु था Q बिंदु पर, जो कि इस प्लस Q से x दूरी पर है। अब हम जानते हैं क्योंकि ये प्लस आवेश है, इसका वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होगा, तो जिस कारण से इस पर जो बल लगेगा वो बाहर की ओर है, क्योंकि ये भी प्लस आवेश है तो इस पर जो बल है वो बाहर की ओर कार्य करेगा। अब हम इसको विस्थापन अंदर की ओर कर रहे हैं, अर्थात विस्थापन जो है बल के विपरीत दिशा में हो रहा है, तो जो कार्य होगा वह हमने करना पड़ेगा, अर्थात निकाय पर हमें कार्य करना पड़ेगा। तो जो अगर हम यहाँ पर देखें कि यहाँ पर जो हमारे पास बल F है, बिंदु इस Q पर Q0 पर लगने वाला बल F इज इक्वल टू, हम जानते हैं वो होता है QE, F इज इक्वल टू QE, और यहाँ पर आवेश जो है वो Q0 है, तो हम Q0 इंटू E कर सकते हैं। और F की वैल्यू आप लोग जानते हैं जो, या E की वैल्यू जो होती है वो 1/4πε0 Q इंटू Q0 अपॉन R², ये हमारे पास F की वैल्यू हो जाएगी। इतना बल जो है ये कूलाम के बल से भी कर सकते हैं या F = QE से भी सीधे कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा बल है। अब इस बल के कारण हमको जो है इसको विस्थापित करना है dx बल के विपरीत दिशा में, तो जो कार्य होगा, छोटा सा कार्य होगा dw, तो dw इज इक्वल टू हो जाएगा कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन इंटू dx। अब चूंकि जो विस्थापन है और बल है इनका दिशा विपरीत है, तो हम इसको माइनस भी लगा सकते हैं, क्योंकि हम सदिश के रूप में नहीं लिख रहे हैं, इसको अदिश के रूप में लिख रहे हैं, तो इसमें जो डायरेक्शन आएगी, जो मल्टीप्लाई आएगा वो माइनस के रूप में आएगा। तो F का जो फॉर्मूला है 1/4πε0, सॉरी यहाँ पर R² की जगह x² आएगा, क्योंकि जो दूरी है वो x², ε0 इंटू Q0 अपॉन x² इंटू dx। ये छोटा सा कार्य है dw। अब हमने पूरा कार्य निकालना है। शुरू में जो बिंदु था वो अनंत पर था और हमको इसको ले जाना है इस बिंदु से r दूरी तक, बिंदु P तक ले जाना है। तो जो कुल कार्य होगा वह यहाँ से यहाँ तक ले जाने के छोटे छोटे कार्यों के सम के इक्वल होगा, अर्थात योग के इक्वल होगा। तो जब छोटी छोटी राशियों को इक्वल करते हैं, हम जानते हैं कि जो कुल कार्य होगा वो इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू r 1/4πε0 इंटू Q0 अपॉन x² इंटू dx, अर्थात हम इस dw का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास कुल कार्य आ जाएगा। अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो ये 1/4πε0 Q0 ये कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा। जो इंटीग्रेशन हमने करना है वो है 1/x² इंटू dx। अब जो इसका इंटीग्रेशन होगा Q0 इंटू 4πε0, इसका जो इंटीग्रेशन होगा, सॉरी यहाँ पर एक माइनस चिन्ह भी है, तो आप यहाँ पर माइनस लगाएंगे इसके आगे, तो यहाँ पर माइनस आएगा, तो -1/x इन्फिनिटी टू r, तो ये इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले से हमारे पास हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे, अगर हम इसमें लिमिट लगा दें तो ये 1/4πε0 Q0 अपॉन r, ये टोटल कार्य, जो कुल कार्य होगा वह इतना होगा। W इज इक्वल टू 1/4πε0 Q0 अपॉन r², ये कुल कार्य है अनंत से P बिंदु तक लाने। अब हमने यहाँ पर विभव निकालना है, तो हम जानते हैं कि जो विभव की डेफिनेशन है
V इज इक्वल टू W/Q0। अर्थात एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य होता है वही विभव होता है। तो इसमें अगर हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन के आएगा 1/4πε0 Q/R। तो इस तरीके से ये आपका विभव की परिभाषा के अनुसार है 1/4πε0 Q/R। तो जो हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा थी, किसी आवेश के r दूरी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती थी वो 1/4πε0 Q/R² होता, और यहाँ पर Q/R। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि वैद्युत क्षेत्र और विभव में जो अंतर है, वैद्युत क्षेत्र जो है एक सदिश राशि होती है जबकि विभव एक अदिश राशि। तो यहाँ पर जितने भी हम लोग आंकिक प्रश्न करेंगे विभव से संबंधित, वहां पर ये मानते हुए करेंगे कि विभव एक अदिश राशि, और वैद्युत क्षेत्र में जितने भी आंकिक प्रश्न किए जाते हैं वो ये मान के किए जाते हैं कि वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, और सदिश राशियों का यदि हम योग करें या व्यवकलन करें तो या फिर उनको हम गुणा करें तो वो सदिश राशियों के नियम के अनुसार करना पड़ता है। तो सदिश राशियों का जोड़ना और घटाना या फिर गुणा करना वो सदिश राशियों के नियम के तहत थोड़ा सा जटिल होता है, परंतु जो अदिश राशियां हैं, अदिश राशियों को हम बीजगणितीय विधि से जोड़ते हैं। तो जिस कारण से जो विभव से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे वो बीजगणितीय विधि से हल करेंगे वो थोड़े से आसान होंगे। उन्हें हमने सीधे सीधे जैसे हम अंकों को जोड़ते हैं उसी प्रकार से जोड़ करके हम उसका हल निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारे पास एक बिंदु आवेश के कारण जो व्यंजक आया है वो V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R है। यदि हम यहाँ पर इस पूरे निकाय को किसी द्रव में डुबा दें तो वहां पर क्या होगा, एक परावैद्युत होता है। तो किसी भी द्रव का, किसी भी माध्यम का एक परावैद्युत नियतांक होता है जिसे हम K द्वारा परिभाषित करते हैं। तो यदि हम इस में के बीच में कोई परावैद्युत नियतांक K भर दें पूरे में, तो उसके लिए अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो V इज इक्वल टू 1/4πε0 K, यहाँ पर एक परावैद्युत नियतांक आ जाएगा Q/R। ये वैद्युत क्षेत्र में भी यही बात होती है। तो जहां भी एप्सिलॉन 0 है तो इसका मतलब है पूरा का पूरा निकाय हवा में है, निर्वात में। ये मान सकते हैं कि वो निर्वात में है जहां पर कि निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 होगी। यदि हम निकाय को या फिर जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसको किसी माध्यम में करें, अर्थात ये आवेशों को किसी माध्यम में रख दिया जाए जिसका परावैद्युत नियतांक K है, तो वहां पर हमें उसकी माध्यम की जो वैद्युतशीलता उसको लेना पड़ेगा जिसको एप्सिलॉन 0 K के द्वारा परिभाषित किया जाता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर एक K इस व्यंजक में इंट्रोड्यूस हो जाएगा जिसे हम परावैद्युत नियतांक कहते हैं। इसके बाद अगला जो हमारा है आवेशित निकाय की स्थितिज ऊर्जा, अर्थात यदि हम एक निकाय को निर्माण करना चाहते हैं जिसमें Q1 और Q2 आवेश हैं, इन दोनों आवेशों को मिला करके एक निकाय की रचना करनी है, तो हम जानते हैं कि इन आवेशों को रोकने के लिए, आपस में एक निकाय बनाने के लिए हमने कोई ना कोई कार्य करना होगा, क्योंकि किसी भी आवेश को अनंत से लाने के लिए हम कार्य करते हैं। तो Q1 आवेश को भी अनंत से हम अगर लाएं और Q2 आवेश को भी अनंत से लाएं तो हमें कार्य करना पड़ेगा, जो कि कार्य इन दोनों निकायों को बनाने में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाए। तो वो इन दोनों निकायों की जो स्थितिज ऊर्जा है वो कितनी होगी उसको हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो आप जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर Q1 आवेश है, हम ये मानते हैं कि जब Q2 आवेश नहीं था तो सबसे पहले हम इस निकाय को बनाने के लिए Q1 आवेश को लाए होंगे। एक दूसरे से कुछ सीमित दूरी पर होते हैं तो वो एक निकाय कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर Q1 और Q2 हैं, दो आवेश हैं जिनको हमने प्लस मान लिया है और ये एक दूसरे से r दूरी पर हैं, तो ये निकाय का निर्माण कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि किसी भी आवेश को कहीं से लाने पर, अनंत से लाने पर कुछ कार्य करना पड़ता है। तो इनको भी कहीं से निकाय का निर्माण करने के लिए जब इनको अनंत से लाया गया होगा तो कार्य किया गया होगा, वही कार्य इनके स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे हम इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो उसकी कल्पना करने के लिए या उसकी गणना करने के लिए हम ये मानेंगे कि Q1 आवेश ऑलरेडी यहाँ पर था और यहाँ से r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर Q2 स्थिति है। तो यहाँ इस Q1 के कारण r दूरी पर जो विभव उत्पन्न होगा वो कितना होगा, जैसा कि हम पिछले उसमें अभी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो जो r दूरी पर जो विभव होगा V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1/R। हम ये मान रहे हैं कि ये अभी निर्वात में ये पूरा निकाय रखा गया है। यदि किसी परावैद्युत माध्यम में ये निकाय रखा होगा तो यहाँ पर एप्सिलॉन 0 के साथ निर्वात की वैद्युतशीलता जो है वो आपका परावैद्युत नियतांक K भी है।
तो यहाँ पर ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन जाता है। अब हम जानते हैं कि किसी आवेश को अनंत से, जो आवेश Q2 है, जब ये अनंत पर होगा तो इस निकाय को बनाने के लिए, अनंत से जब हम इस बिंदु पर लाएंगे इस निकाय को बनाने के लिए, तो हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक आने पर जो कार्य करना पड़ता है वो हम जानते हैं कि विभव की परिभाषा के अनुसार V = W/Q होता है। अगर हम इसको तिरछा गुणा कर दें तो W = V इंटू, अब जो आवेश है लाने वाला वो Q2 है, तो यहाँ पर हम W = V इंटू Q2 पुट करेंगे। तो इस प्रकार से जो हमारा कार्य हो जाएगा W = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, V की वैल्यू हम रखेंगे Q1 Q2/R। यही जो कार्य है यही इसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर एक फॉर्मूला आ गया, स्थितिज ऊर्जा U = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/R। चूंकि ऊर्जा एक अदिश राशि होती है तो इस कारण से जो आवेशों का जो निकाय की स्थिति ऊर्जा है वो भी एक अदिश राशि होगी। तो इसके भी जो भी आंकिक प्रश्न होंगे, जो भी आंकिक आपके उदाहरण या फिर जो भी आपके आंकिक प्रश्न होंगे, उनको हम जो है अदिश राशियों के बीजगणितीय योग के माध्यम से हम हल कर सकते हैं। तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम U = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/R इस व्यंजक की सहायता से हम कोई भी आंकिक प्रश्न कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। तो वैद्युत द्विध्रुव हम जानते हैं कि जब अल्प आवेशों को, बहुत कम आवेश और एक दूसरे के विपरीत आवेशों को अल्प दूरी पर रखा जाता है, जैसे यहाँ के -Q और +Q हैं, इनको बहुत अल्प दूरी 2L दूरी पर रखा गया है, तो एक निकाय का निर्माण करते हैं जिसे वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। तो इस द्विध्रुव के कारण, जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था, इस द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय दो स्थितियां होती हैं जिन पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गणना करते हैं, एक व्यंजक स्थापित करते हैं। तो उसी प्रकार से हम यहाँ भी इस द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव की गणना करेंगे कि किस प्रकार से वैद्युत विभव यहाँ पर व्यंजक स्थापित होगा। तो हम जानते हैं कि एक ये वैद्युत द्विध्रुव है, इससे इसके जो केंद्र से है वो एक बिंदु P है अक्षीय स्थिति में, जो कि इस केंद्र से R दूरी पर स्थित है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। और अब इसी चित्र की सहायता से हम ये देख सकते हैं कि जो -Q आवेश है वह इस बिंदु P से R+L की दूरी पर होगा, और इसी प्रकार से +Q आवेश से ये बिंदु P की जो दूरी होगी वो R-L होगी। तो हम इस बिंदु P पर -Q आवेश और +Q आवेश दोनों के कारण विभव निकालेंगे। हम जानते हैं कि विभव एक अदिश राशि होती है, तो दोनों बिंदु P पर जो परिणामी विभव होगा वह दोनों विभवों के बीजगणितीय योग के बराबर। तो हम दोनों विभवों का बीजगणितीय योग कर देंगे और आसानी से हमारे पास व्यंजक प्राप्त हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो -Q आवेश है तो -Q आवेश के कारण जो वैद्युत विभव है वो हमारे पास आ जाएगा V1, इसको हम मान लेते हैं, = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/, ये जो दूरी है वो R+L, इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार से +Q के कारण जो P पर विभव होगा V2, वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R-L। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। बहुत इजी है। तो दोनों आवेशों के कारण जो वैद्युत विभव है वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया। अब यहाँ पर जो Q आवेश है वो माइनस आवेश जो है माइनस में है, इसलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 -Q/R+L, और V2 के द्वारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R+L। अब यहाँ पर हम जो परिणामी विभव होगा जो P पर परिणामी विभव है वो V1 + V2 हो जाएगा, दोनों के योग के बराबर हो जाएगा। और दोनों को अगर हम योग कर दें तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये कॉमन आ जाएगा, Q भी यहाँ से कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा -1/R+L और +1/R-L। तो इस तरीके से ये आपके पास यहाँ पर व्यंजक आया। और यदि हम इसको और थोड़ा सा कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन 0
इसको हम आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इसका एलसीएम आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस आर प्लस एल प्लस आर प्लस एल। तो इस प्रकार से यहाँ पर अगर हम इसको देखेंगे आगे, आर से आर कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2ql अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो ये आपके पास, इसको थोड़ा सा हम अगर देखें तो यहाँ पर जो 2ql है या q इंटू 2l है, ये वैद्युत द्विध्रुव का जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है P, उसके इक्वल होता है। तो हम इसके स्थान पर P लिख सकते हैं और हम ये एज्यूम करेंगे कि R इज ग्रेटर देन L, तो जिस कारण से आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर जो है बहुत छोटा हो जाएगा, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो परिणामी जो विभव आएगा वो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां पर इस प्रकार से V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन आर स्क्वायर। ये P सदिश राशि होती है परंतु विभव एक अदिश राशि है, तो यहाँ पर हम P का सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे, उसकी दिशा से मतलब नहीं है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन आर स्क्वायर, ये वैद्युत क्षेत्र के अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव का व्यंजक है। अब इसके बाद निरक्षीय स्थिति में हम देखेंगे कि जैसा यहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव है, -q और +q आवेश है इसके, और इसके केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु P है। निरक्षीय स्थिति जो है वो लंबार्धक पर होती है निरक्षीय स्थिति। तो जब ये लंबार्धक पर बिंदु P होगा तो हम जानते हैं कि लंबार्धक पर कोई भी जो दूरियां होती हैं आवेशों से बराबर होती हैं। तो इस चित्र से ज्यामिति की सहायता से आप ज्ञात कर सकते हैं जो P और इस -q आवेश की जो बीच की दूरी है वो वर्गमूल r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर होगी, और वही दूरी ये भी होगी, अर्थात दोनों दूरियां आपस में बराबर होंगी। तो इस आवेश के कारण बिंदु P पर जो विभव होगा उसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो वो होगा V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस q अपॉन वर्गमूल r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार से यदि q प्लस q आवेश के कारण आप लोग यहाँ पर विभव देंगे तो वो हमारा वैल्यू, उसकी वैल्यू V2 है, तो वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन वर्गमूल r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो ये दोनों विभव हैं V1 और V2। तो आप इसमें देख रहे होंगे जो V1 है उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 दोनों जगह है q, और सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज दोनों की इक्वल है। सिर्फ जो अंतर है वो इसमें माइनस का है, ये प्लस का है, अर्थात एक पहला वाला द्वारा जो विभव डेवलप होगा वो माइनस में होगा और दूसरे वाला उतना ही उसका जो विभव होगा वो ऋण में होगा। तो इस प्रकार से जो टोटल विभव यहाँ पर हो जाएगा वो होगा V1 प्लस V2, और दोनों को अगर हम करें तो ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इस प्रकार से जो निरक्षीय स्थिति है वहां पर जो विभव आएगा वह शून्य है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि निरक्षीय स्थिति के किसी भी बिंदु पर जो वैद्युत द्विध्रुव के कारण होता है वह विभव सदैव शून्य होता है। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य। यदि कोई वैद्युत द्विध्रुव है और हम उसको किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में अगर रख रहे हैं तो उसको घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, इसको हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि यदि कोई वैद्युत द्विध्रुव किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर +q आवेश पर और -q आवेश पर विपरीत दिशाओं में बल लगेगा। तो जो बल एक बलयुग्म तैयार करता है, और बलयुग्म आप जानते हैं कि बलयुग्म जो है किसी भी चीज़ को घुमाने का प्रयास करता है, अर्थात तो घुमा देता है उसको। तो इसी प्रकार से जब किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में इस वैद्युत द्विध्रुव को रखा जाएगा तो ये वैद्युत द्विध्रुव घूमने लगेगा। तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि ये जब घूमेगा तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, या तो करना पड़ेगा या हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ पर जैसा आप जानते हैं कि जब किसी वैद्युत क्षेत्र को किसी वैद्युत द्विध्रुव को किसी वायु वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसका जो बलयुग्म तैयार होता है, तो उस बलयुग्म को हमने पिछले उसमें आपको बताया था, जो टाउ है उसको बलयुग्म एक सदिश राशि होती है, वो P sin थीटा के इक्वल होती है। तो टाउ इज इक्वल टू P sin थीटा, जो कि घूर्णन गति में वही कार्य करता है जो कि रेखीय गति में बल कार्य करता है। और घूर्णन गति में जो माना किसी समय उसका विस्थापन हमने d थीटा, एक अल्प विस्थापन कर दिया d थीटा, छोटा सा विस्थापन d थीटा कर दिया, जैसे कि इससे पहले विभव को निकालने के लिए हमने अल्प विस्थापन dx लिया। तो वो dx इसलिए लिया था क्योंकि हम जो विस्थापन कर रहे थे रेखीय कर रहे थे। यहाँ पर जो विस्थापन हो रहा है वो कोणीय विस्थापन हो रहा है, तो जिस कारण से हम यहाँ पर जो विस्थापन लेंगे वो d थीटा लेंगे। तो हम जानते हैं कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है। तो बल यहाँ पर टाउ है, बलयुग्म जिसे कहते हैं, और विस्थापन यहाँ पर कोणीय विस्थापन होगा d थीटा।
तो इस प्रकार से जो कार्य हो जाएगा वो टाउ इंटू टी थीटा। तो टाउ की वैल्यू हम यहाँ पर अगर पुट कर दें तो टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा, और ये जो विस्थापन है वो डी थीटा है, तो ये छोटा सा कार्य हो गया डी टू। अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि किसी भी इसको हम शुरू में जो इसका कोण जो बना था इसका क्षैतिज से वो थीटा था, हम इसको थीटा 0 से थीटा विस्थापन करना चाहते हैं, अर्थात हम इसको थीटा विस्थापित कर देना चाह रहे हैं, थीटा 0 से थीटा विस्थापित कर दे रहे हैं। तो कुल कार्य कितना होगा, तो हमें इस विस्थापन में जो भी हम विस्थापन कर रहे हैं वो हम 30 डिग्री करें, 50 डिग्री करें, 100 डिग्री करें, प्रारंभिक से अंतिम बिंदु, अंतिम विस्थापन के बीच का जो विस्थापन है उसको हम छोटे छोटे विस्थापनों में तोड़ेंगे और उन सभी विस्थापनों के छोटे छोटे विस्थापनों का योग करेंगे। तो वो योग हम जानते हैं कि गणितीय विधि में उसको समाकलन कहा जाता है। अर्थात अब यहाँ पर अगर हम टोटल कार्य इसका लें तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस छोटे से कार्य का समाकलन करना पड़ेगा, और वो कहाँ से करना पड़ेगा, थीटा 0 टू थीटा करना पड़ेगा। अब हम जानते हैं कि जो इंटीग्रेशन थीटा 0 टू थीटा हो रहा है वो पी साइन थीटा डी थीटा का करना है। क्योंकि पी एक कांस्टेंट राशि है तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा पीई, और जो साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कॉस थीटा होता है। तो इस प्रकार से माइनस कॉस थीटा थीटा 0 टू थीटा, इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दें तो हमारे पास जो कुल कार्य आ जाएगा वो आ जाएगा पीई, पहले थीटा रखेंगे फिर थीटा 0 रखेंगे, तो माइनस के कारण जो हमारे पास थीटा 0 पहले आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा 0 माइनस कॉस थीटा। तो इस तरीके से ये हमारे पास जो थीटा 0 से थीटा विस्थापन जब हम किसी द्विध्रुव को कर रहे हैं तो उसके द्वारा जो कुल कार्य आएगा वो पी कॉस थीटा 0 माइनस कॉस थीटा। अब हम एक कंडीशन मानते हैं कि माना जो शुरू में जो द्विध्रुव था वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में था, अर्थात वो ऐसे करके था, इस प्रकार से अगर वैद्युत द्विध्रुव था तो शुरू का जो कोण होगा थीटा 0 वो 0, थीटा 0 इज इक्वल टू 0, तो 0 डिग्री होगा। तो इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट कर दें तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला आ जाएगा W का वो आ जाएगा W इज इक्वल टू PE 1 माइनस cos थीटा। ये एक फॉर्मूला है कि किसी भी द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में घुमाने पर किए गए कार्य की, इसमें कंडीशन ये है कि वैद्युत द्विध्रुव जो है प्रारंभिक जो अवस्था है उसकी वह वैद्युत द्विध्रुव इस प्रकार से रखा गया होगा, अर्थात वैद्युत क्षेत्र के दिशा में ये होगा। तो इस प्रकार से जो टोटल कार्य होगा ये इस दिशा से हम इसको थीटा डिग्री घुमा देते हैं तो टोटल कार्य होगा पी 1 माइनस कॉस थीटा। तो इस व्यंजक के द्वारा हम किसी भी द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य की गणना कर सकते हैं। और अगला है इसमें कि वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी उसको हमने कैलकुलेट करना है। तो जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को किसी बाह्य अनंत से किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में लाना चाहते हैं, अर्थात एक इसको बाहर से कहीं अनंत से इसको वायु वैद्युत क्षेत्र के अंदर ला रहे हैं। तो हम जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव को या किसी भी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने के लिए हमें कुछ कार्य करना पड़ता है, जैसा कि पहले भी हमने कहा एक निकाय को बनाने में इस कार्य के निर्माण करना पड़ता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। जब हम अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत लाएंगे तो माइनस क्यू के कारण हमें कार्य प्राप्त होगा और इस प्लस क्यू के कारण हमें कार्य करना पड़ेगा, अर्थात दोनों कार्य एक दूसरे से विपरीत होंगे। क्योंकि कार्य एक अदिश राशि है जिस कारण से इनके जो टोटल कार्य होंगे वो एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे और वो हमें कोई कार्य करना नहीं पड़ेगा। लेकिन जब हम इसको वैद्युत द्विध्रुव के अंतर्गत ला रहे हैं तो ये जो माइनस क्यू आवेश है ये प्लस क्यू आवेश से 2l दूरी एक्स्ट्रा चल रहा है, ज़्यादा चल रहा है। तो एक्स्ट्रा चल रहा है तो हमें इतना कार्य ज़्यादा प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये माइनस क्यू की अतिरिक्त दूरी चलने के कारण जो अतिरिक्त दूरी चल रहा है, देखो यहाँ तक दोनों बराबर दूरी चल रही है, इस बिंदु तक हम लाएंगे तो ये प्लस क्यू आवेश जब इस बिंदु से यहाँ क्रॉस करेगा तो यहाँ तक तो दोनों बराबर आए, लेकिन यहाँ से आगे को ये जो 12 दूरी है ये माइनस क्यू आवेश ने अतिरिक्त तय की है, अर्थात इस पर अतिरिक्त कार्य हमें करना पड़ा होगा। तो वो जो अतिरिक्त कार्य होगा वही अनंत से इस वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कुल कार्य होगा। तो इस प्रकार से अगर हम देखें जो कार्य होगा W1 अगर हम कहें इसको वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत उसी दिशा में लाने पर जो कार्य होगा वो W1 अगर हम कहें वो होगा कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। तो यहाँ पर जो बल लगेगा वो QE लगेगा और जो यहाँ पर विस्थापन है वो 2l।
तो माइनस क्यू ई इंटू 2L, क्योंकि क्यू ई क्या है, यहाँ पर लगने वाला बल है, क्यू इंटू ई वैद्युत क्षेत्र में यदि किसी आवेश को रखते हैं, माइनस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आवेश माइनस है, तो इंटू 2L है, ये अतिरिक्त दूरी चली गई उनके बीच की दूरी। इसको अगर हम देखें तो क्यू इंटू 2L ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, तो इस प्रकार से जो W1 आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस क्यू माइनस पी ई, इक्वेशन नंबर 1। W इज इक्वल टू माइनस पी, इसको वेक्टर रूप में अगर हम लिखें तो P डॉट ई भी लिख सकते हैं, तो इस प्रकार से ये W इज इक्वल टू पी हो जाएगा। अब हम इसको वैद्युत द्विध्रुव को यहाँ पर हम घुमाना चाहते हैं, हम इसको इसके क्षेत्र से थीटा डिग्री घुमा देंगे। तो जब हम इसको थीटा डिग्री घुमाएंगे तो वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी वैद्युत द्विध्रुव को थीटा डिग्री घुमाने के लिए भी कुछ कार्य करना पड़ता है, जिसको हम अभी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो मानो वो कार्य W2 है, तो वो कार्य होगा PE 1 माइनस कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 2। तो इस तरीके से अनंत से किसी वैद्युत द्विध्रुव को किसी वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत लाने में और उसको थीटा डिग्री घुमाने में जो कुल कार्य होगा वह इन दोनों कार्यों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा, क्योंकि कार्य का अदिश राशि होती है। तो इस प्रकार से जो कुल कार्य हो जाएगा वो W इज इक्वल टू W1 प्लस W2, इन दोनों के योग के इक्वल हो जाएगा। अब W1 की वैल्यू है माइनस PE प्लस, और इसकी वैल्यू है PE 1 माइनस कॉस थीटा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे यदि हम इन दोनों को बीजगणितीय विधि से जोड़ दें तो जो टोटल कार्य आ जाएगा वो PE कैंसिल हो जाएगा, तो यह आ जाएगा माइनस PE कॉस थीटा। तो इस प्रकार से जो हमारे पास किसी वैद्युत द्विध्रुव की जो स्थिति ऊर्जा का जो व्यंजक हो जाएगा वो माइनस PE कॉस थीटा, हम इसको U के द्वारा भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये एक वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा का व्यंजक। तो इस प्रकार से हमने आज के इस लेक्चर में किसी एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत द्विध्रुव एक बिंदु आवेश के कारण जो किसी दूरी पर वैद्युत विभव है उसके ऊपर चर्चा करें कि V इज इक्वल टू 1/4 Q/R होता है। तो और विभव एक अदिश राशि है, जिस कारण से हम जब भी बहुत सारे हमारे पास आवेश होंगे उनका जो कुल विभव अगर हम निकालना चाहेंगे तो उसको हम बीजगणितीय विधि से ऐड कर देते हैं, जिसके कारण अंकीय प्रश्न हमारे बहुत सरल हो जाते हैं। और इसके अलावा हमने वैद्युत द्विध्रुव के कारण जिस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने कैलकुलेट की थी, इसी प्रकार से हमने वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव अक्षीय और निरक्षीय स्थिति दोनों पर करी। अक्षीय स्थिति पर उसका आंकिक मान आता है जो कि 1/4 P/R² होता है, बल्कि निरक्षीय स्थिति में इसका विभव का मान 0 होता है, जो कि हमेशा इसको याद रखना है। तो इसके अलावा जो वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो कार्य होता है वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में, वो हमने अभी आपको बताया कि वो होता है PE 1 माइनस कॉस थीटा, जिसका व्यंजक अक्सर जो है इसको हम ये बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है कि 1 माइनस कॉस थीटा, इसके व्यंजक को स्थापित की थी। इसके अलावा जो स्थितिज ऊर्जा का जो व्यंजक है विभव का वो माइनस PE कॉस थीटा। तो ये सारे जो हमारे जितने भी यहाँ पर आपको जितने भी हमारे व्यंजक आए, ये सारे के सारे अदिश राशियाँ हैं, चाहे वो कार्य हो, चाहे ऊर्जा हो, चाहे वो विभव हो। तो इनके जो आंकिक प्रश्न हैं इनको जब हम हल करेंगे तो उनमें हमें बीजगणितीय योग से करना है। और जबकि जो वैद्युत क्षेत्र है, जो पिछला हमने चैप्टर उसमें अध्ययन किया था, वो वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि होने के कारण उसके द्वारा जितने भी व्यंजक आते हैं उनको सदिश विधि से हमें जोड़ना पड़ता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए हम इनके आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।